हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, हम लोग हिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। उम्मीद है कि इससे पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो बहुत चीज़ समझ नहीं आएगा। इससे जो जस्ट पीछे वाला वीडियो है, जो पार्ट 5 है ना, उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। वहाँ से आपको पूरा क्लियर इटली के एकीकरण के बारे में समझ आ जाएगा और वहाँ पर इटली के एकीकरण में कौन कौन से लोग मदद किए हैं वो कंप्लीट वहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद यदि ये वीडियो देखते हैं तो बढ़िया से आपको समझ आएगा, ठीक है बुआ। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें हमें गैरीवाल्दी के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए किसके बारे में देखना बुआ, गैरीवाल्दी के बारे में, ठीक है। देखिए तो लिखा हुआ है कि गैरीवाल्दी पेशे से एक नाविक था, है ना। मतलब गैरीवाल्दी जो है वह नाव चलाने का काम करते थे, लेकिन यही नाव चालक भूचाल मचा के रख देता है इटली के एकीकरण में, है ना। बहुत अच्छा से इन्होंने मदद करते हैं इटली के एकीकरण के लिए, ठीक है बुआ। चलिए तो देखिए, यह जो है क्या है, यह जो है जो गैरीवाल्दी थे वह क्या थे, वह पेशे से नाविक थे, नाव चलाते थे और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मतलब मेजनी का जो विचार था, जो भी मेजनी चाहते थे, उनके विचारों का ये समर्थक थे। मतलब सबसे पहले अगर बात करेंगे इटली के एकीकरण को मदद करने में, तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले स्टार्ट जो किया है मदद करने का, उन्होंने कौन किया है, वो मेजनी किए हैं। इसीलिए हम लोग मेजनी को अग्रदूत कहते हैं, है ना। इटली के एकीकरण का अग्रदूत कौन है, मेजनी, क्योंकि मेजनी ही वह सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण के बारे में सोचा, है ना। तो इटली के एकीकरण के लिए मेजनी जो है सबसे पहले सोचे थे। वही मेजनी के विचार से गैरीवाल्दी क्या थे, समर्थक थे। जो विचार उनका था बहुत अच्छा इनको लगता था, ठीक है बुआ। चलिए आगे देखिए कि परंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। मतलब यह फिर बाद में काउंट काबूर के समर्थक बन गए। मतलब काउंट काबूर जो थे ना, वह काउंट काबूर पूरा एकदम कूटनीतिज्ञ आदमी था, है ना। यह जो इटली के एकीकरण में इन्होंने भी मदद करते हैं, काउंट काबूर भी, लेकिन यह कूटनीतिक खेलते हैं, कुछ गेम खेलते हैं और जो विदेश है, विदेश के कुछ देशों से सहायता लेते हैं, है ना। तो और यह चाहते थे कि देश जो चले संवैधानिक राजतंत्र के तौर पर चले। तो जो गैरीवाल्दी थे वह काउंट काबूर के विचारों से भी प्रभावित थे, ठीक है बुआ। अब देखिए कि गैरीवाल्दी ने अपनी कर्मचारियों तथा सेवकों की सशक्त सेना बनाई और गैरीवाल्दी, गौरी नहीं होगा भाई, इसको गैरीवाल्दी करिएगा। गैरीवाल्दी सशक्त क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था, है ना। मतलब गैरीवाल्दी अब पूरा एक सशस्त्र सेना बनाते हैं और सेना बना करके जो दक्षिणी इटली जो है, दक्षिण वाला इटली, उसको एकीकरण करने का प्रयास करते हैं, है ना। अब देखिए उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए, है ना। ये पीछे वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि नेपल्स कौन जगह है ना, सिसिली कौन जगह है ना, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इन रियासतों की अधिकांश जनता जो बुर्बो राजवंश, बुर्बी नहीं होगा यहाँ पर करिएगा, बुर्बो राजवंश, जो बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीवाल्दी की समर्थन बन गई। मतलब वहाँ के जो भी जनता थी उस सब जनता गैरीवाल्दी के समर्थन करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पुराने सालों से जो बुर्बो राजवंश है वह अत्याचार करते आ रहा था। मतलब गैरीवाल्दी ने वहाँ के लोगों को बताया कि देखिए हमारा देश एक होने जा रहा है और हमारा देश एक संवैधानिक तौर तरीके से चलेगा। लोग इनसे प्रभावित होकर के, है ना, इनका समर्थन करने लगते हैं। अब देखिए जो गैरीवाल्दी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की, कहाँ पर, जो गणतंत्र की स्थापना की जो इटली है, दक्षिणी वाला इटली में, है ना, तथा विक्टर एमेनुएल की
के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली, है ना। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्दी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इतना अच्छा इंसान थे गैरीबाल्दी, गैरीबाल्दी ने जीत करके और विक्टर इमैनुअल को दे देते हैं कि आप अब इस पर शासन करने का काम करिए, ठीक है। अब देखिए कि गैरीबाल्दी को दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया भी गया, लेकिन जब विक्टर इमैनुअल कहा कि गैरीबाल्दी आप दक्षिणी इटली पर शासन करिए, वहां का राजा बनिए, तो इन्होंने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम दक्षिणी इटली पर शासक नहीं बनेंगे, क्योंकि हम इटली को एक होने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा देश एक हो, सिर्फ एक सरकार बने। यदि हम दक्षिणी क्षेत्र में राज करेंगे और आप उत्तरी क्षेत्र में राज करिएगा तो फिर हमारा इटली दो भागों में बट जाएगा, और मैं यह नहीं चाहता कि इटली 2 या 3 भागों में बटा रहे, पूरा इटली एक होगा। और इसीलिए इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा देता है और वह जो क्षेत्र होता है वह विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं, ठीक है बुआ। परंतु उसने इसे अस्वीकार किया। इनको आता है प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल की तरफ से कि आप प्रधानमंत्री वहाँ का बनिए, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री बनने को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की, है ना, भांति, यहाँ पर गलत लिखा है, भांति करिएगा, है ना, किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। इन्होंने कहा कि जी मैं किसान हूँ, मैं पेशे से नाविक हूँ, मैं अपना नाव चलाकर ही भरण पोषण कर लेंगे, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें इटली का एक करना था, मैं पूरा इटली को एक कर दिया हूँ, ठीक है बुआ। देखिए, है ना, अब देखिए कि त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्दी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया, है ना। मतलब कि भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अंग्रेजों के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पर गैरीबाल्दी के बारे में भी लोग सुना और उनके बारे में लोग जानने का प्रयास किया कि देखिए एक गैरीबाल्दी थे जो पूरा इटली को एक कर देते हैं, और इन्हीं के हिसाब से हमें भी भारत को एक करना होगा और इस भारत पर, है ना, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना। जीवनी भी लिखने का प्रयास कौन करते हैं, लाला लाजपत राय करते हैं, ना। गैरीबाल्दी के बारे में जीवनी भी लिखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या होता है बुआ कि 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाता है और 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी जो होता है, मेजनी नहीं होगा, मेजनी होगा, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्दी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ और 1971 ईस्वी आते आते इटली का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है बुआ, ठीक है। यही है कौन, यही है गैरीबाल्दी, है ना, यही गैरीबाल्दी है ना, जो पेशे से क्या थे, यह नाविक थे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इनको इटली के एकीकरण करने में, है ना। मतलब छोटे छोटे इटली टूटा हुआ था, अलग अलग प्रकार के राजा वहाँ पर शासन करते थे और इन्होंने उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है बुआ। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब देखते हैं बुआ, जस्ट इटली के एकीकरण के बाद क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण। क्या है, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है बुआ। अब देखते हैं जर्मनी का एकीकरण, है ना। मतलब जिस प्रकार इटली छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था, उसी प्रकार जर्मनी भी छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था, क्योंकि अलग अलग जो राजा है वह अपना तौर तरीका से क्षेत्र बांटे हुए थे और वहां पर शासन करने का काम कर रहे थे, है ना। लेकिन चिनगारी तो फ्रांस में बो ही दिया, है ना, कि लोगों ने, और लगातार देख रहे हैं कि वहां पर फ्रांस में युद्ध हुआ और फिर देख रहे हैं कि बगल में इटली में युद्ध हो गया और इटली भी एकीकरण हो गया, इटली में भी वहां पर गणतंत्र हिसाब से शासन चलने लगा। बस अब बारी आ गई जर्मनी के। देखा देखी जर्मनी भी कहता है कि नहीं, हमारा भी देश का एकीकरण होना चाहिए, यहाँ पर भी छोटे छोटे राज में जो बटा हुआ है देश, कोई राजा नहीं रहेगा, देश गणतांत्रिक शासन व्यवस्था से चलेगा और पूरा देश एक होगा, है ना। अब देखिए
इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। जिधर इटली में युद्ध चल रहा था एकीकरण करने का, उसी प्रकार जर्मनी में भी चिंगारी लपक चुका था। चिंगारी यहाँ पर भी जल चुका था कि जिस तरीके से इटली में लोग आतंक मचाए हुए हैं अपना अधिकार के लिए, अपना देश के एकीकरण के लिए, उसी प्रकार जर्मनी में भी लोग ऐसा कर रहा था, है ना। आगे देखिए कि अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। उधर इटली का एकीकरण होता है और इधर जर्मनी का एकीकरण होता है। लोग अपना देश को एकीकरण करने का प्रयास करते हैं, है ना। और लोगों में क्योंकि चिंगारी तो आ ही चुका था, क्योंकि फ्रांस में युद्ध देखा गया, और धीरे धीरे तमाम बहुत ऐसे देश हैं जो देखा देखी आवाज़ उठाता है और पूरा देश को एकत्रित करने का प्रयास करता है। आगे देखिए बुआ कि आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज था, है ना। जर्मनी को एकदम छोटे छोटे भागों में तोड़े हुए थे, जिसमें लगभग 300 छोटे छोटे राज थे। बताइए, इतनी को जर्मनी देश, उसमें 300 छोटे छोटे राज था। 300 छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था जर्मनी, है ना। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विभिन्नताएं भी मौजूद थे। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग राजनीतिक वाले लोग, अलग अलग समाज वाले लोग, सब भिन्न भिन्न तरीके से वहाँ पर रहने का काम करते थे। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। एक नेपोलियन बोनापार्ट था जिन्होंने कहते हैं कि इटली का एकीकरण होना चाहिए, और इटली के एकीकरण करने का प्रयास कौन करते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया तथा, है ना, निर्माण किया तथा नहीं होगा, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों में, जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगता है लोगों में, है ना। और कौन पन पाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, पन पाते हैं। आगे देखिए बुआ, आगे है कि 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जलवेरिन नामक संघ बनाया, और इस तरीके से संघ बना करके एकीकरण को पूरा कर देता है। ठीक है बुआ। ये अब देखते हैं बुआ बिस्मार्क के बारे में, ठीक है, कि अब बिस्मार्क कौन थे। देखिए, बिस्मार्क जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था। मतलब जो बिस्मार्क थे, उन्होंने जो जर्मन डायट है ना, डायट जहाँ पर लोग बैठते थे और मीटिंग वगैरह करते थे, है ना, उसी जर्मन जो डायट था, हाँ, जो प्रशा के प्रतिनिधि करता था। मतलब प्रशा एक देश था, उसका प्रतिनिधि करने का काम कौन करते थे? यह बिस्मार्क करते थे। अब देखिए, प्रारंभ से ही हिगेल विचारों से प्रभावित था, और जर्मन संसद जिसको डायट कहते हैं, है ना, जर्मन का संसद जिसको डायट कहते हैं, है ना, संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। मतलब यह बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ थे इन्होंने, है ना। जो जर्मन जो संसद होता है, इन्होंने बहुत अच्छा तरीका से उसमें, है ना, कार्य करते थे। ठीक है, वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति, है ना, अवलंबन किया। मतलब बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने में मदद करते हैं, और इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाते हैं कि किसी तरीके से अब जर्मन को एकीकरण करना ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए बुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के भूमिका का वर्णन करें, है ना। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, एकदम आता ही है, इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही है बिस्मार्क, इनको पहचान लीजिए। ठीक है बुआ, तो चलिए आगे देखते हैं। अब है बुआ कि यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। अब देखिए, यूनान जो है ना, यूनान में किस तरीके से, हाँ, राष्ट्रीयता का उदय होता है। देखिए, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। मतलब यूनान जो है बहुत पुराने से ही
बहुत अच्छा ही काम करते थे, है ना। मतलब बहुत यूनान के ही बहुत सारे वैज्ञानिक वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब जो साइंस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, हर चीज़ का निर्माण करने में यूनान सबसे आगे था, है ना। अब देखिए जिसके कारण, है ना, बहुत इनका गौरवमय इतिहास रहा है ना, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनान सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियों, चुनौतियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मतलब कि साइंस में भी बहुत आगे, चिकित्सा में भी आगे, कोई यदि पेंटिंग डेंटिंग कोई कला हो रहा है उसमें भी आगे, तो यूनान बहुत पहले से ही सब चीज़ में माहिर थे, सब चीज़ में बहुत आगे थे, है ना। अब देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। अब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो पूरा यूरोप में ही राष्ट्रवादी भावना लोगों में पनपने लगता है, और इधर यूनान में भी राष्ट्रवादी भावना पनपने लगता है लोगों में, क्योंकि धर्म, जाति हर शिकार से होगा, ठीक है बुआ, ती में जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, लेकिन तुर्की शासक से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे, है ना। इनके लिए हितेरिया फिलाएक नामक संस्थान की स्थापना किया, और क्या होता है, ओडेसा नामक स्थान पर भी इनका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना, है ना। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान के नागरिक, अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उदयत यथा इसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप 1932 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। मतलब यूनान जो है, लोग देखा कि कितना अच्छा यूनान है, मतलब हर चीज़ में आगे पहले था, और आज मतलब अलग अलग देशों के द्वारा, है ना, यह जूझ रहा है। यहाँ पर इस देश में राष्ट्रवादी भावना नहीं है, तो वहाँ पर जब राष्ट्रवादी भावना जब लोगों में पनपा तो सोचा कि नहीं, इसे भी अब क्या करेंगे, एकजुट करने का प्रयास करेंगे, और यूनान को भी 1832 ईस्वी आते आते इन्हें स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, ठीक है बुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हंगरी के बारे में, ठीक है। हंगरी भी एक, है ना, देश है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग मैप देख लेते हैं, ठीक। देखिए यहीं पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर है पोलैंड, ठीक है। यह जो पीला वाला है उसको पोलैंड है। यहाँ जो है, यहाँ क्या है, बोहेमिया है, ठीक है, और यहाँ है हंगरी, ठीक है बुआ, हंगरी, है ना। चलिए तो यही हंगरी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। यह जो ग्रीन वाला है जो हंगरी है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं, ठीक है बुआ। चलिए तो देखिए राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नज़र आता है, क्योंकि देखिए अब यूरोप में फ्रांस तो उत्पत्ति किया, फ्रांस से तो स्टार्ट ही हुआ, और देखा देखी पूरे देश में क्या हो जाता है, राष्ट्रवादी भावना पनपने लगता है। यूरोप के मैक्सिमम देश में राष्ट्रवादी भावना पनपना चालू हो जाता है। उसी तरह हंगरी में भी राष्ट्रवादी भावना पनप जाता है लोगों में। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, मतलब हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। और 1848 में जो क्रांति हुआ था हम लोग पीछे देख चुके हैं, और उसका प्रभाव हंगरी में भी देखने को मिला। हंगरी में भी लोग आंदोलन करना चालू करते हैं, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था, है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कोसूथ लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक था। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा, है ना। मतलब जब फ्रांस में जब लुई फिलिप का पतन हुआ, समाप्त हुआ, तो हंगरी में राष्ट्रवादी भावना ज़्यादा पनपने लगा। यहाँ पर दिखा राष्ट्रवादी भावना।
आगे देखिए, कोशुथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था के बदलाव की मांग करने लगा और इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, है ना। हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों पर पड़ा, क्योंकि अब वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हमको भी आज़ादी चाहिए। अब देखिए, 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। अब लास्ट में क्या करेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ फ्रांस के अगल बगल के बहुत सारे देश आंदोलन करना चालू करते हैं। तो धीरे धीरे जो राजा रहता है वह धीरे धीरे लोगों की बात मानने लगता है, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली गई, है ना। अब कहा कि नहीं, एक स्वतंत्र मंत्री परिषद हमारे देश में होना चाहिए और इसमें केवल हंगरी की सदस्यता ही सम्मिलित किए गए, है ना। मतलब जैसा हंगरी चाहता था वैसा लोगों ने माना भी वहाँ का, है ना, और राजा सब भी माना। अब देखिए, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, है ना। जो मीडिया वाला है उसको स्वतंत्र दे दिया गया कि आप कुछ भी छाप सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, राजा के अनुसार मीडिया छापता था, है ना। तथा राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई और प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार इन आंदोलनों से हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिताओं प्रदान की गई और आंदोलन हुआ और हंगरी भी एक क्या हो गया, हंगरी भी आज़ाद हो गया राजाओं से। ठीक है बुआ, चलिए अगला देखते हैं, पोलैंड, है ना। किसके बारे में पढ़ना है, पोलैंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पोलैंड, यह जो पीला वाला है इसी को हम लोग पोलैंड कहेंगे। ठीक है, तो पोलैंड के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है बुआ, चलिए देखिए पोलैंड के बारे में देखते हैं कि पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गई। अब देखिए, धीरे धीरे यूरोप के मैक्सिमम देश में विरोध होने लगता है और यहाँ पर रूस का शासक था और रूसी शासक के द्वारा भी रूसी शासक का विरोध होने लगा, है ना। वहाँ के लोगों ने विरोध किया और 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। मतलब कि जो 1830 के क्रांति और 1848 के क्रांति जो फ्रांस में देखने को मिला है, यह पूरे दुनिया को एक नई रास्ता लेकर के जाता है और उसी दोनों युद्ध से लोगों में, बगल बगल के देशों के लोगों में राष्ट्रवादी भावना पनपता है। ठीक है, चलिए, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी और इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था, है ना। चलिए अगला है बुआ कि बोहेमिया, क्या है, बोहेमिया। ठीक है, तो हम लोग एक बार मैप पर देख लेते हैं कि बोहेमिया कौन है। देखिए, यह जो पिंक वाला दिख रहा है यही है बोहेमिया। ठीक है, यही है बोहेमिया, है ना। इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है बुआ, चलिए देखिए बोहेमिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कि बोहेमिया ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया शासन कर ले था, है ना। यहाँ पर भी कौन था, यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया शासन किए हुए था। बोहेमिया में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। मतलब हंगरी में, है ना, जो घटना हुआ उसको देखा देखी बोहेमिया में भी मतलब आंदोलन होना चालू हुआ। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति, हर्षिकार से जाति होगा, है ना, चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। अब आंदोलन हिंसात्मक रूप से होने लगा यहाँ पर बोहेमिया में, है ना, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का शक्ति से दमन कर दिया, है ना। अब लोग क्या करेगा, लोग मतलब आराम से एकदम निश्चिंत होकर हिंसात्मक तौर तरीका से आंदोलन करता था, है ना। तो सरकार को झुकना पड़ा। कौन, जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, जो इस पर शासन किए हुए था, उनको झुकना पड़ा और इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां
अस्थायी न रह सकी और यहाँ पर थोड़े थोड़े आंदोलन होते गए और लास्ट में आंदोलन होने के दौरान बोहेमिया को भी एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है बुआ। तो चलिए बुआ, आज हम लोग जो क्लास 10th का जो हिस्ट्री जो हम लोग लेकर चल रहे थे, आज कंप्लीट रूप से हिस्ट्री ख़त्म होता है। ठीक है ना। तो इतिहास कंप्लीट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे, है ना, अगले सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है ना। तो हम लोग अब मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ठीक है बुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।